हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे क्लास पे वीडियो पे पहली बार हैं, वे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन उन सबको मिल जाया करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, तो मैं प्रैक्टिस लेके चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, आल शिक्षक भर्ती, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये सब प्रैक्टिस काम आएंगे। तो चलिए, आज हम लिए हैं हिंदी साहित्य, जिसमें प्रैक्टिस नंबर 7 है। आज हम चंद बरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी प्रश्नोत्तरी पृथ्वीराज रासो पे होगी, ठीक है। और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि इस सेशन का लाभ वे सब भी ले सकें। तो चलिए, बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात, जिन्होंने अभी इसके पहले के प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, वे सब प्लेलिस्ट में जाके पहले के प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य व चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य व चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह, ऑप्शन डी है गणपति चंद्र गुप्त। चलिए, आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊं। तो देखिए, इनका इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में जो समय हैं उनको सर्ग भी कहा गया है। तो बताइए कितने समय हैं? ऑप्शन है 67, ऑप्शन बी 68, सी 69, ऑप्शन डी 70। तो बताइए। तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय हैं, सर्ग हैं, ठीक है, जिसमें 61 समय है। 61 समय चंद बरदाई ने लिखा था। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के 61 समय को चंद बरदाई ने लिखा था और 8 समय या सर्ग को उनके पुत्र जल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, उनके पुत्र जल्हड़ ने लिखा था। जैसा कि इसमें एक दोहा है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन निप काज। चंद बरदाई जी पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में सौंप के अपने गजनी चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो में कुल समय 69 है, 69 सर्ग है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख छंद हैं, यहाँ पे प्रमुख होगा। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख छंद हैं, कौन कौन से हैं? कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, सी है त्रोटक, गाहा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसमें पृथ्वीराज रासो में प्रमुख छंद है कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज राशियों जो रचना के संबंध में बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने प्रामाणिक माना है, कुछ ऐसे विद्वान हैं अप्रामाणिक माने हैं, और कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो वहीं पे यहाँ पे बताना है पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, उपर्युक्त सभी हैं। चलिए अपने आंसर आप सब लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो दोस्तों पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में आपके श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, एक और हैं कर्नल टाड। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त डी, जिसमें कि कर्नल टाड इन्होंने भी पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक माना है। तो श्याम मिश्र मोहन कर्नल, ट्रिक से आप सब याद कर लीजिए, श्याम मिश्र मोहन कर्नल, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड ने पृथ्वीराज राशियों को प्रामाणिक माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखिए, किस आलोचक ने पृथ्वीराज राशियों को शुक शुकी संवाद में रचित माना है? किस आलोचक ने पृथ्वीराज राशियों को शुक शुकी संवाद में रचित माना, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए फटाफट आंसर करिए आप सब। तो देखिए पृथ्वीराज राशियों को शुक शुकी संवाद में रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है। एक कथन है, आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है, यानी चंद बरदाई, जो हमारे हिंदी संसार के चासर हैं। वे हमारे हिंदी संसार के चासर हैं, ये कथन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, बालकृष्ण भट्ट का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आरंभिक काल के प्रधान कवि चंद हैं, जो हमारे हिंदी संसार के चासर कहे जाते हैं। वे हैं, किसने कहा है कथन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है। ठीक है, तो चलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वीराज राशियों के प्रमुख भाग हैं कैमाश्वत, पद्मावती समय, कान उज्ज समय, उपर्युक्त सभी। तो देखिए कैमाश्वत पृथ्वीराज राशियों का ही एक भाग है, पद्मावती समय ये भी पृथ्वीराज राशियों में मिलता है, और कान उज्ज समय ये सब प्रमुख भाग हैं पृथ्वीराज राशियों में, इन सब का वर्णन है। तो यहाँ पे आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। पृथ्वीराज राशियों को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? पृथ्वीराज राशियों को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? बताइए। आचार्य शुक्ल ने कहा, ऑप्शन बी है बाबू गुलाब राय ने कहा, ऑप्शन सी है बी है बाबू गुलाब राय, और सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनमें राइट आंसर होगा पृथ्वीराज राशियों को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बाबू गुलाब राय ने कहा है। ठीक है, 9 देखिए। पृथ्वीराज राशियों में कुल कितने प्रकार के छंद का वर्णन है? कुल कितने प्रकार के छंदों का वर्णन है? तो 65 है, 67 है, 68 है, 69 है। बताइए। तो इसमें पृथ्वीराज राशियों में कुल 68 प्रकार के छंदों का वर्णन
है। और पृथ्वीराज राशियों में कुल समय की बात करें तो 69 है, 69 सर्ग है, जिसमें 61 समय या सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखा है और 8 बाकी के 8 बचे भाग वो उनके पुत्र जल्हड़ ने लिखा है। चलिए प्रश्न 10 देखिए। पृथ्वीराज राशियों की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। पृथ्वीराज राशियों की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, ये कथन किसका है? बताइए। पृथ्वीराज राशियों की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है तो मुनि जिनविजय का है, सुनीत कुमार चटर्जी का है, बाबूराम सक्सेना का है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा पृथ्वीराज राशियों की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, ये होगा मुनि जिनविजय का कथन है। प्रश्न 11 देखिए। पृथ्वीराज राशियों प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज राशियों प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, आचार्य शुक्ल का, बच्चन सिंह का। बताइए, इनका आंसर आप सब गेस करिए। तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास का है। ठीक है। पृथ्वीराज राशियों प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है, तो ये कथन श्याम सुंदर दास का है। तो दोस्तों अब पैटर्न बदल रहा है, अब कथन से भी क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं, तो इसलिए आप जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन सबके बारे में आप कथन को भी, जो उनसे संबंधित तथ्य हैं, कथन हैं, वे सब भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 है। पृथ्वीराज राशियों में युद्धों का चित्रण डिंगल तथा श्रृंगारिक एवं प्राकृतिक चित्रण पिंगल शैली में किया गया है। फिर से सुनिए एक बार। पृथ्वीराज राशियों में युद्धों का चित्रण डिंगल में हुआ है, युद्धों का चित्रण डिंगल में, तथा श्रृंगारिक एवं प्राकृतिक चित्रण की बात करें तो पिंगल शैली में हुआ है। अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए, ये कथन है। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, सी हैं डॉक्टर नगेंद्र, डी हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो प्रश्न नंबर 12 में हो जाएगा आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। पृथ्वीराज राशियों में युद्धों का चित्रण डिंगल तथा श्रृंगारिक एवं प्राकृतिक चित्रण पिंगल शैली में किया गया है। अतः पृथ्वीराज राशियों की भाषा पिंगल ही माननी चाहिए, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। पृथ्वीराज राशियों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज राशियों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल हैं, कबीरराज श्यामलदास हैं, गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो पृथ्वीराज राशियों को अप्रामाणिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है, कबीरराज श्यामलदास ने माना है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने माना है। तो इसमें होगा आपका उपर्युक्त सभी लोगों ने अप्रामाणिक माना है। 14 नंबर देखिए। किसने पृथ्वीराज राशियों को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किया था? किसने पृथ्वीराज राशियों को सर्वप्रथम अप्रकाशित घोषित किया था? तो डॉक्टर वुल्हर हैं, मुरारी दिन हैं, कर्नल टाड हैं, मुनि जिनविजय हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर वुल्हर ने सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज राशियों को अप्रमाणित घोषित किया था। चलिए प्रश्न 15 देखिए। पृथ्वीराज राशियों में कौन सा रस है? पृथ्वीराज राशियों में कौन सा प्रमुख रस है?
किस रस का वर्णन हुआ है? तो देखिए वीर रस है, श्रृंगार रस है, ए बी दोनों हैं, केवल ए है। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लिए होंगे। तो देखिए पृथ्वीराज राशियों में वीर रस श्रृंगार रस दोनों है, यानी ऑप्शन सी ए बी दोनों हैं। नीचे देखिए प्रश्न नंबर 16, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहुदिश। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहुदिश, ये पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पृथ्वीराज राशो है, परमाल राशो है, संदेश राशक है और कोई नहीं। तो हम लोग पृथ्वीराज राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर भी यही होगा। ये पंक्ति भी पृथ्वीराज राशियों से ली गई है। ठीक है, चलिए पृथ्वीराज राशियों में कुल कितने संस्करण मिलते हैं ये बताइए। ऑप्शन है 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो पृथ्वीराज राशियों में कुल 4 संस्करण मिलते हैं। ठीक है, कुल 4 संस्करण मिलते हैं। तो पहला है आपका बृहद संस्करण, बृहद रूपांतरण संस्करण, फिर है आपका मध्यम रूपांतरण संस्करण, फिर है लघु रूपांतरण संस्करण और फिर है लघुतम रूपांतरण संस्करण। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 18, पृथ्वीराज राशियों के बृहद संस्करण में कितने छंद हैं? पृथ्वीराज राशियों के बृहद संस्करण में कितने छंद हैं? 16,306 छंद, 7,000 छंद, 3,500 छंद, 1,300 छंद। बताइए। तो पृथ्वीराज राशियों के बृहद छंद की बात करें, बृहद संस्करण के में कुल 16,306 छंद हैं। ठीक है, 16,306 छंद पृथ्वीराज राशियों के बृहद संस्करण में हैं। इसके बाद अगर मध्यम संस्करण की बात करें तो मध्यम संस्करण में 7,000 छंद हैं। ठीक है, मध्यम संस्करण में 7,000 छंद हैं। इसके बाद अगर लघु संस्करण में देखें तो लघु संस्करण में आपका 3,500 छंद आएगा। फिर उसके बाद लघुतम संस्करण आएगा, तो लघुतम संस्करण में 1,300 छंद हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा लघुतम संस्करण। लघुतम संस्करण में 1,300 छंद हैं। और 3,500 की बात करें तो इसमें लघु है, लघु संस्करण। ठीक है, और बृहद संस्करण में 16,306 हैं। और अगर 7,000 छंद की बात करें तो इसमें होगा आपका मध्यम संस्करण। पहला है बृहद, दूसरा है मध्यम, लघु लघुतम। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर देखिए, डॉक्टर दशरथ ओझा ने किस संस्करण को राशियों की मूल प्रवृत्ति माना है? डॉक्टर दशरथ ओझा ने किस संस्करण को, यानी किस संस्करण को पृथ्वीराज राशियों की मूल प्रति माना है? बताइए आप सब। डॉक्टर दशरथ ओझा ने किस चारों संस्करणों में किस संस्करण को पृथ्वीराज राशियों की मूल प्रति माना है? बताइए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लघुतम संस्करण। डॉक्टर दशरथ ओझा ने लघुतम संस्करण को पृथ्वीराज राशियों की मूल प्रति माना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए 20 देखिए, कैमास वध का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? कैमास वध का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो ऑप्शन है आपका 57वां सर्ग, 69वां सर्ग है,
55वां सर्ग है और 52वां सर्ग है। कैमाश वध का वर्णन कौन सा सर्ग में हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ए, कैमाश वध पृथ्वीराज राशो का 57वां सर्ग है। ठीक है। 21 देखिए प्रश्न, पृथ्वीराज राशो को विशाल घटनाकोश तथा आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना है किस विद्वान ने? पृथ्वीराज राशो को विशाल घटनाकोश तथा आदिकाल की श्रेष्ठ कृति किस विद्वान ने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह जी। चलिए अपने आंसर करिए। तो पृथ्वीराज राशो को विशाल घटनाकोश और आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है। चलिए प्रश्न 22 पे आते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीराज राशो को जाली ग्रंथ घोषित किसने किया था? तो डॉक्टर वुलर हैं, कर्नल टाड हैं, आचार्य शुक्ल हैं, कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज राशो को जाली ग्रंथ घोषित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वुलर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, पृथ्वीराज राशो को अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज राशो को प्रामाणिक माना और कुछ लोगों ने अप्रामाणिक माना। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इस यहाँ पे ये प्रश्न में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ ले लिए हैं ये प्रश्न भी कि पृथ्वीराज राशो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं आपके सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जन्मेजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी सभी लोगों ने माना है। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। पृथ्वीराज राशो के बृहद संस्करण का प्रकाशन हुआ था। पृथ्वीराज राशो के बृहद संस्करण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो बताइए। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से, प्रयागराज से, दिल्ली से, लखनऊ से। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारिणी सभा काशी से। चलिए प्रश्न 25 नंबर पे है और प्रश्न अंतिम है आज के सेशन का। तो देखिए, पृथ्वीराज राशो के मध्यम संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? पृथ्वीराज राशो के मध्यम संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? बीकानेर में, अबोहर में, ए बी दोनों में, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीराज राशो के मध्यम संस्करण की प्रतियां बीकानेर, अबोहर दोनों जगह सुरक्षित रखी गई हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। और जब जैसे भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, हमारा मनोबल गिराइएगा नहीं। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार।